हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे के दिन हम आप लोगों के जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में या और किसी फेसबुक पे और किसी मीडियम से जो आपने क्वेश्चन किए होते हैं उनके आंसर हम देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। हमारे कमेंट बॉक्स में था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में किसी को कन्फ्यूज़न है। तो मेम्ब्रेन तो हम जानते हैं, मेम्ब्रेन जिसे कि हिंदी में झिल्ली कहते हैं। मेम्ब्रेन, अगर कोई मेम्ब्रेन है और उसके दोनों तरफ लिक्विड हो और वो लिक्विड का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि उस लिक्विड के कुछ मान लीजिए ये एक मेम्ब्रेन है और उसके दोनों तरफ लिक्विड है और लिक्विड के का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। तो इस लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें आने लगेंगे या इसके इसमें आने लगेंगे, वो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने लगते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसको कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि ये मेम्ब्रेन परमेबल है। और अगर क्रॉस नहीं कर सकते तब हम लोग कहते हैं कि ये इम्परमेबल है। तो आपका जो क्वेश्चन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में है, तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम पहले बात करेंगे परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि जो इम्परमेबल है उसमें तो कुछ क्रॉस ही नहीं कर सकता। अब बात की हमने परमेबल मेम्ब्रेन की, तो जो परमेबल मेम्ब्रेन है उसी का एक टाइप है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ये होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अब एक तरफ जो लिक्विड है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो डाइल्यूट है, वो पतला है। दूसरी तरफ है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये कि वो कंसंट्रेट है और वो इस डाइल्यूट के कंपैरिजन में गाढ़ा है। तो अब क्या होगा कि ये जो डाइल्यूट है जिस तरफ वाटर ज़्यादा है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरफ क्रॉस करने लगेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर है उसको क्रॉस करेंगे, लेकिन उसमें जो क्रॉस करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं। उस मॉलिक्यूल्स की एक मेजरमेंट होता है, उनकी एक नाप होती है कि वो मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस कर पाएंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि सब इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। एक फिल्टर की तरह काम करेगा, एक छन्नी की तरह काम करेगा। अब छन्नी में भी सब कुछ तो नहीं क्रॉस कर पाता ना, जो बड़ी चीजें होती है रुक जाती हैं, छोटी चीजें उसको पार कर जाती हैं। तो इसी तरह से इस मेम्ब्रेन की भी कुछ चीजें तो क्रॉस कर जाएंगी, कुछ जो बड़ी चीजें होंगी वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। मतलब ये कि पूरी तरह परमेबल नहीं कि कुछ भी क्रॉस कर जाए। तो जब पूरी तरह परमेबल नहीं है, एक तरह से कहा जाए आधा परमेबल है, तो इसको कहा जाएगा सेमी परमेबल। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और अगर बिल्कुल कुछ ना क्रॉस कर पाए तब इसको कहा जाएगा कि ये इम्परमेबल है। अब कई मेम्ब्रेन ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें तो क्रॉस कर जाती हैं और कुछ नहीं क्रॉस कर पाती। वो मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है कि इसको क्रॉस करना है, उसको क्रॉस नहीं करना है, तब उसको सेलेक्टिवली परमेबल हो जाता है। लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होता। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में उसकी जो नाप होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। जो छोटे छोटे उस नाप से छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाएंगे और जो बड़े होंगे वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली को कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट और माइक्रोब बेस्ड ट्रीटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो माइक्रोब बेस्ड ट्रीटमेंट तो ये होता है कि उसमें माइक्रोब्स के अगेंस्ट एंटीबायोटिक दिया जाता है जो कि माइक्रोब्स को खत्म कर देते हैं और वो फिर इन्फेक्शन नहीं फैला पाते। तो ये माइक्रोब बेस्ड ट्रीटमेंट हुआ। मतलब ये कि माइक्रोब को पहचाना गया, जाना गया, चाहे वो सिम्टम से पहचाना जाए, चाहे उसका टेस्ट कराया जाए कि कौन से माइक्रोब्स होंगे, उनके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक होता है उस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। और वो एंटीबायोटिक क्या होता है, उन जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी लाइफ के लिए एडवर्स कंडीशन क्रिएट करता है और उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उनका इन्फेक्शन खत्म कर देता है। तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है उसको कहा जाता है माइक्रोब बेस्ड ट्रीटमेंट। अभी तो माइक्रोब बेस्ड ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा जो इसका पार्ट आपने पूछा है कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट ये होता है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स दिखते हैं उनको, उन सिम्टम्स को कम करने के लिए ये वो मेडिसिन दी जाती है। इससे क्या होता है कि पेशेंट रिलैक्स फील करता है, पेशेंट को आराम महसूस हो जाता है। अब ये कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों तरह की मेडिसिन साथ में दी जाती है कि उसका जो माइक्रोब्स बेस्ड ट्रीटमेंट, मतलब ये उसका इन्फेक्शन भी कम हो और पेशेंट रिलैक्स भी फील करे, पेशेंट में जो सिम्टम्स है वो भी कम हो जाए। कई बार ये दोनों तरह के ट्रीटमेंट साथ में किए जाते हैं, दोनों तरह की मेडिसिन साथ में दी जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की कंडीशन वो हो जाती है उसकी बीमारी की कि अब उसके ठीक होने के चांसेस नहीं रहते हैं,
तब उसको फिर सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट उसका सिर्फ किया जाता है कि उसका जो सिम्टम है वो, जैसे मान लिया जाए कि किसी को स्टमक का पेन हो रहा है, तो उसका पेन ठीक हो जाए, पेशेंट को पेन फील ना हो, इस तरह का उसको जो मेडिसिन दी जाएगी। अब उस पेन के पीछे जो रीज़न है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न के लिए जो ट्रीटमेंट करना है, अब वो ट्रीटमेंट अगर क्योरेबल नहीं है तो फिर उसको ट्रीट करने के बजाय फिर ये किया जाएगा कि पेशेंट रिलैक्स फील करे, पेशेंट आराम फील करे। तो ये अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं कि कब माइक्रोब बेस्ड ट्रीटमेंट होगा और कब सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होगा, कब दोनों यूज किया जाएगा, ये अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट में ये होता है कि पेशेंट रिलैक्स फील करे, आराम फील करे, उसको वो परेशानियां ना हो जो परेशानियां हो गई हैं, जो उस जो डिजीज है उसके सिम्टम्स में जाहिर हो करके जो परेशानियां हो गई उसका सिम्टम जो जाहिर हो। तो ये अलग अलग तरह के एक तरह के ट्रीटमेंट का तरीका होता है। तो इसमें ये भी होता है कि जब माइक्रोब बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है तब भी सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट भी किया जाता है। उसके लिए पेशेंट को कुछ मेडिसिन दी जाती हैं ताकि उसको प्रॉब्लम ना फील हो। अगर किसी को स्टमक पेन हो रहा है तो उसको पेन क्यों हो रहा है उसके लिए भी उसको मेडिसिन दी जाएगी, और उसको जो पेन हो रहा है वो पेन फील ना करे तो उसके लिए भी उसको मेडिसिन दी जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग तरह की फिर ट्रीटमेंट हो जाएंगे। तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट यही होता है कि उसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स जाहिर होते हैं उसके लिए उसको मेडिसिन दी जाती है कि पेशेंट आराम महसूस करे, उसको प्रॉब्लम ना फील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टार्टल होता है, जो कछुआ होता है, उसका जो शेल होता है उसमें क्या वो पेन फील करता है या पेन फील नहीं करता है? तो आमतौर से यही समझ में आता है कि वो पेन फील नहीं करता है क्योंकि बड़ा हार्ड होता है उसका शेल, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ये गलत है। उसका जो शेल होता है उसमें नर्व्स होते हैं, और जो नर्व्स होते हैं तो उससे फिर उसको पेन फील कराते हैं। वो नर्व्स होते हैं तो आप उसको टच भी करेंगे तो चूंकि उसमें नर्व्स होते हैं तो उसको पता चल जाता है कि हमें किसी ने टच किया है, और उसको अगर आप हर्ट करेंगे तो उसको पेन फील होता है। तो जो कछुआ होता है उसका जो शेल होता है, टार्टल का जो शेल होता है, उसको अगर आप चोट करेंगे या आप उसको टच करेंगे तो वो समझेगा कि हाँ, अगर आप उसको चोट करेंगे तो उसको पेन फील होगा, आप उसको टच करेंगे तो वो उस टार्टल को पता चलेगा कि उसको टच किया जा रहा है, क्योंकि उसमें नर्व्स होते हैं, और नर्व्स होते हैं तो फिर पेन फील होगा। तो जो ये समझा जाता है हम तो उसको देख करके कि उसमें पेन फील नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, उसको पेन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में फर्क क्या होते हैं? तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने जो प्लांट टिश्यू जब पढ़ाया था तो प्लांट टिश्यू में इसके बारे में हमने बताया था। लेकिन जहां तक आपका क्वेश्चन है सिंपल टिश्यू और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं ये सब परमानेंट टिश्यू का तरीका है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में आप देख लीजिएगा वीडियो, आप उसकी लिंक हम आपको एंड स्क्रीन पे दे देंगे तो आप देख लीजिएगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल टिश्यू जो होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो एक ही तरह के सेल होते हैं, उस पूरे टिश्यू में एक ही तरह के सेल से वो बना हुआ होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट तरह के सेल से वो टिश्यू बना हुआ होता है। ये डिफरेंस हुआ। और जो सिंपल टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें स्टोरेज होता है और वो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये कि फूड मटेरियल, वाटर, मिनरल्स से सब लाना ले जाना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जबकि जो सिंपल टिश्यू होता है वो स्टोरेज का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो प्लांट होता है उसको स्ट्रेंथ देता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम इंड स्क्रीन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट टिश्यूज के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ प्लांट होते हैं जो कि रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, वो प्लांट्स कौन से होते हैं? तो और इन्होंने ये भी लिखा है कि ये क्वेश्चन उनके वाइवा में किया गया था। तो इसके बारे में हमने बात की थी काफ़ी पहले एक वीडियो में, जिसमें ये बात हमने किया था कि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि रात भर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो उसमें हमने बात किया था इस बारे में। इसमें एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आपने ये कहा है कि वाइवा में क्वेश्चन किया गया, इसका मतलब आप स्टूडेंट हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में फिर वो फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं।
लेकिन आपने क्वेश्चन किया है कि कुछ प्लांट होते हैं जो कि रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि रात में ये होने लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालने लगते हैं ना। तो आपने क्वेश्चन किया है कि कुछ प्लांट होते हैं जो कि रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ये प्लांट खासकर वो होते हैं जो कि डिजर्ट एरिया में उगे या इपीफाइट हो। इपीफाइट का मतलब ये होता है कि एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट उगाता है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें दूसरा प्लांट, जैसे पीपल का प्लांट किसी और प्लांट पे उगाया तो वो क्या हो गया, जब तक कि वो दूसरे प्लांट पे उगा हुआ है तब तक कि वो इपीफाइट होगा। फिर जब वो अपना खुद रूट जमीन में अगर आ जाए और फिर वो अपना अलग नया प्लांट बन जाए तब वो इपीफाइट नहीं होता। तो जो इपीफाइट होते हैं या जो डिजर्ट में रहने वाले प्लांट होते हैं, अब जो डिजर्ट में रहेगा उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, सनलाइट तेज होती है। तो उसमें जो डिजर्ट में रहने वाले प्लांट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें जो वाटर लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रांसपिरेशन जब होता है तो उसमें जो वाटर वेपर बन के निकलता है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सनलाइट जो सनशाइन बहुत तेज़ होती है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो इसलिए क्या करते हैं वो प्लांट्स ये करते हैं कि दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। दिन में अपने स्टोमेटा को इसलिए क्लोज करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर बन के ना निकले। और जब स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले पाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो फिर जब दिन में ये सारा प्रोसेस रुका रहेगा, उनको फोटोसिंथेसिस भी करना रहता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि दिन में अब स्टोमेटा क्लोज है। अब शाम का टाइम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, सूरज की धूप कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, तो उनके स्टोमेटा ओपन होने लगे। अब जब रात में स्टोमेटा ओपन होने लगे, शाम को स्टोमेटा ओपन होने लगे, तो वो क्या करते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर करेंगे वो मेलेट के फॉर्म में स्टोर होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। अब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को मेलेट के फॉर्म में स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद रात पूरी बीती, रात में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको स्टोर करते रहे। दिन हुआ, दिन में क्या हुआ, अब रात में तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते क्योंकि रात में तो उनको लाइट मिल ही नहीं रही है, तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करते रहते हैं। अब जब दिन हुआ तो दिन में क्या हुआ, दिन में ये हुआ कि सूरज निकलना शुरू हुआ, उनको सनलाइट मिलनी शुरू हुई। अब सनलाइट की प्रेजेंस में उनको क्या करना है, उनको फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर को तो वो रूट से ले लेंगे, सनलाइट उनको दिन में मिल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेना है तब वो स्टोमेटा उनका क्लोज होगा, तो दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं सकते क्योंकि स्टोमेटा उन्होंने क्लोज कर रखा है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रात भर मेलेट के फॉर्म में स्टोर किया था उसको फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बदल लेंगे, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, सनलाइट लेंगे और वाटर लेंगे, फिर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस में अपना फूड मटेरियल बनाएंगे दिन भर, और फिर ये पूरा प्रोसेस दिन में चलेगा। और फिर शाम जब होगा तो फिर वो क्या होगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने लगेंगे। अच्छा, जब शाम होता है तो उसी टाइम में वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, पूरी रात नहीं निकालते, शाम में वो उसी टाइम में ऑक्सीजन निकालते हैं, बस जब वो स्टोमेटा ओपन होने लगता है। इसके बारे में डिटेल में अभी आपको एंड स्क्रीन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अगर इसमें किसी तरह का आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो। लेकिन आपने जो यहाँ पर क्वेश्चन किया कि वो कौन से प्लांट हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो हाँ, रात में जो डिजर्ट में रहने वाले प्लांट हैं या जो एपिफाइट प्लांट हैं, ये सब रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप उसमें देख लीजिएगा एंड स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर हमने आपको दिए। नेक्स्ट संडे हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ और कमेंट्स, कुछ और आपके क्वेश्चंस लें जिनके आंसर आपको दें। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।